नमस्ते बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक नया पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है शब्द संपदा। संपदा यानी क्या? भंडार। देखो, अपने पास शक्ति जो होती है, ताकत, तो शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? खुराक अच्छा खाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो उसी तरह कोई भी भाषा हो, इस भाषा की ताकत बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उन्नति के लिए हमें शब्दों का भंडार होना हमारे पास ये बहुत उपयुक्त है। तो आज हम चौथा पाठ देखेंगे, इकाई 2 में शब्द संपदा। लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। तो पहले उनका मैं परिचय बताता हूँ। उनका जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ है। उन्होंने कई जो रचना की है, तो लगभग 65 पुस्तकें उन्होंने लिखी है। अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उन्होंने उल्लेखनीय रचना उनकी है। तो डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे एक प्राध्यापक है, उत्कृष्ट लेखक है, अनुवादक है, अनुवादक यानी भाषांतर करने वाले, समीक्षक है, समीक्षक यानी टीका टिप्पणी चर्चा करने वाले, ऐसे जो लोग होते हैं ना, किसी एक कोई भी विषय पर समीक्षा करने वाले समीक्षक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो ये जो शब्द संपदा पाठ है, तो एक निबंध का प्रकार है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमें शब्दों की शक्ति क्या होती है ये दिखाते हुए शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागृत किया है। यानी यदि आपको कोई भी भाषा हो, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और कोई तेलुगु, कन्नड़, हर एक भाषा में यदि आपको प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो आपके पास शब्द का भंडार होना चाहिए, शब्द की संपदा होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से उस भाषा पर कमांड पा सकते हैं, तो बोल सकते हैं। तो देखिए, यह पाठ जो है, यानी भाषा का संबंध जोड़ा जाता है वाणी से। तो वाणी कैसी होनी चाहिए आपकी? तो वाणी बोलने वाले लोग आप जानते हैं, कई तीखे बोलते हैं, कई मीठे बोलते हैं। तो हिंदी भाषा मीठी वाणी की भाषा बोली जाती है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप किताब का पन्ना क्रमांक 35 निकालिए, पाठ क्रमांक 4। तो पहले आपको स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न दिया है, वाणी कैसी होनी चाहिए। तो वाणी के गुणधर्म क्या होना चाहिए ये आपको लिखना है, ये आपको प्रश्न पूरा करना है। तो देखिए, पाठ की शुरुआत हम करते हैं। तो इसमें से जो कोई कठिन शब्द है इसके बारे में पहले देखेंगे। नए शब्द देखेंगे। तकलीफ यानी परेशानी, निष्क्रिय यानी कृतिहीन, जो कोई काम नहीं करता, जो कोई किसी काम का नहीं है उसे निष्क्रिय कहा जाता है। मिलनसार यानी मिलजुल कर रहने वाले। इस पाठ में मुहावरा है दरार पड़ना यानी दूरी बढ़ जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? एक छोटे से कारण मेरा मित्र और मुझ में दरार बन गई है, दरार पड़ गई, ऐसा वाक्य प्रयोग हो सकता है। आपको भी वाक्य का प्रयोग करना है। अनाप शनाप बोलना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है निरर्थक बातें करना। आपको मालूम है, स्कूल में कई बच्चे अनाप शनाप बातें करते हैं, यानी जिस बातों का कोई अर्थ नहीं होता ऐसी बातें कोई बच्चे करते। तो ऐसे शब्द मुहावरे जो नए नए हैं आपको इस किताब से ढूंढना है, ठीक है। तो हम देखेंगे पाठ के बारे में। तो पहला हमें लेखक ने यहाँ क्या बता दिया है? आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? लेखक ने हमें प्रश्न पूछा है। आदिम अवस्था यानी आदिमानव, तो उससे आधुनिक मनुष्य यानी आज का मनुष्य, विज्ञान युग का मनुष्य, इन दोनों में जो प्रगति हो गई है, ये जो विकास हुआ है, इस विकास का रहस्य क्या है? क्या इसका तुम्हें पता है? हमें लेखक ने प्रश्न पूछा है। तो अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि, क्या उत्तर बताते हैं कि प्राणियों की तुलना मनुष्य के जो विकास हुआ इसके मस्तिष्क के कारण हो गया है, ऐसी तुलना करते हैं। यानी मनुष्य की बुद्धि, मस्तिष्क यानी दिमाग, बुद्धि प्राणी से भी ज़्यादा है, ऐसे उत्तर लोग बताते हैं। यह उत्तर अपूर्ण है, यह उत्तर बताते लेकिन यह उत्तर पूरा नहीं। तो पूर्ण उत्तर क्या है? मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए हो गई कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। मनुष्य की बुद्धि की प्रगति क्यों हो गई? तो भाषा बोलने के कारण। यदि मनुष्य ने भाषा की खोज नहीं की होती
तो मनुष्य की प्रगति नहीं होती, मनुष्य बोल नहीं सकता था। यह इसका मुख्य कारण है। भाषा की खोज की है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है। जड़ यानी मूल, यानी सबकी प्रगति होना। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले कोई भाषा नहीं बोल सकता, कोई भाषा नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता। और जब वो बोलता नहीं तब तक उसकी प्रगति नहीं होती है। देखिए, भाषा यह हमारी प्रगति का जड़ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। इस संसार में, इस दुनिया में जो कोई भाषा है, जो कोई शाखाएं है, ज्ञान शाखाएं है, इन सब का विकास जो हुआ है तो भाषा यही उसका कारण है, और भाषा के कारण उसका विकास हुआ है। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यथित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक यानी योग्य, योग्य शब्दों का क्रम से संयोजन करना, व्यवस्थित क्रम से संयोजन करना, यह भाषा। देखो, एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मराठी में आप आई शब्द हम बोलते हैं, तो इसका क्रम कैसा है? पहले आ, बाद में ई, तो आई शब्द, मराठीमध्ये आई शब्द. तर असे क्रमाने जोडलेले शब्द त्यांचं नियोजन केलेलं असेल तरच ती भाषा, तरच तो अर्थपूर्ण शब्द होऊ शकतो. तो यहाँ भाषा का विकास, भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन. शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है. लेखक हमें बताते हैं इस दुनिया में जो शब्द है बड़े विचित्र शब्द है. विचित्र यानी क्या, कैसे होते हैं? शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं. देखो शब्द क्या है, शब्द में कितनी ताकत है. मराठी में एक कहावत आहे, मराठीत एक म्हण आहे, म्हटलं जातं शब्द हे काय आहेत? धनुष्यातल्या बाणाप्रमाणे आहेत. एकदा धनुष्यातनं बाण सुटला की तो परत येत नसतो. तसं आपल्या तोंडातून एखादा शब्द गेला तर तो परत येत नहीं. म्हणून काय, किसी से साथ बातें करते वक्त तो आपको सोच समझकर बातें करनी चाहिए. एक बार हमारे मुंह से शब्द अच्छा हो या बुरा शब्द हो निकल गया फिर वापस नहीं ले सकते. बुरा शब्द तो हम वापस नहीं ले सकते, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए. तो शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है. विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि एक चिन्ह है, यानी विज्ञान इस शब्द को क्या मानता है? अक्षर ध्वनि मानता है. यानी अक्षर बोलता नहीं, जब हम पढ़ते हैं, मुंह से बोलते हैं, उच्चार करते हैं, तब उसका अर्थ हमें समझता है. आपके सामने अक्षर लिखा है, मानो आपने पढ़ा नहीं तो इसका अर्थ आपको नहीं समझता. जब अपने मुंह से उसका उच्चार नहीं होता तब तक आपको उसका अर्थ नहीं समझता है. यह विज्ञान ने उस अक्षर को ध्वनि चिन्ह कहा है. निर्जीव कहाँ है अक्षर को? मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है. यानी इस अक्षर को अर्थ कौन देता है? मनुष्य. भाषा जीवंत बनाता है, मनुष्य ही इस अक्षर को जीवंत बनाता है. जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर मनुष्य के विविध स्वभाव, उनके गुण आने लगते हैं. मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने शब्दों के स्वभाव के भी नमूने हैं. आपको मालूम है मनुष्य के स्वभाव, कोई क्रोधित होता है, कोई दयालु होता है, ऐसे मनुष्य के स्वभाव होते हैं. तो शब्द में भी ऐसे स्वभाव होते हैं. कोई एंग्री शब्द होते हैं तो कोई मिठास वाले शब्द होते हैं. कुछ लोगों औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते. देखो आपको मालूम है मनुष्य का स्वभाव, कई लोग खुद दुखी होते हैं लेकिन दूसरों को हंसाते. ऐसा कोई है, जोकर होता है, आपको मालूम है, खुद वह दुखी होता है लेकिन वह सब लोगों को हंसाते हैं. तो ऐसे कई शब्द भी हैं, शब्द लोगों को हंसाते हैं. कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं. दूसरा मनुष्य का स्वभाव बताए. कई लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को तकलीफ देना. देखो छोटे बच्चे घर में अपने माता पिता को, भाई बहन को हमेशा तकलीफ देते, ये उनका स्वभाव है. वैसे कुछ शब्दों का उच्चारण मात्रा से भी सामने वाला व्यक्ति व्यथित होता है, परेशान होता है. यानी कई शब्द भी ऐसे होते हैं. देखो स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं और कई बार शोर मचाते हैं. शोर मचाते तो अध्यापक क्या करते हैं? आपको डांटते हैं. डांटने वाले शब्द तो अलग होते हैं और प्यार से बोलने वाले शब्द भी अलग होते हैं. तब क्या होता है? जब आपको डांटा जाता है तो आप व्यथित होते हैं, यानी आपको सताया जाता है, लेकिन उसका कारण होता है. तो बच्चे मित्र अपने अपने में एक दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते, बातें करते, तो दूसरों को हम
ऐसे शब्द बोलते कि वो व्यतीत हो जाएगा। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर रोना भी लगता है। कई शब्द ऐसे होते हैं कि ऐसे शब्द सुनकर बच्चे रोने लगते हैं, कि लोग रोने लगते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय भी होते हैं, वैसे कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनाने की, गुनगुनाने की इच्छा भी हमें होती है। यानी लेखक ने हमें क्या बता दिया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिस तरह मनुष्य के स्वभाव होते हैं उसी तरह शब्दों के भी स्वभाव होते हैं। तो कई शब्द भी ऐसे होते हैं जिस तरह हमें मनुष्य की याद हमारे मन में हमेशा रहती है, क्योंकि वह अच्छी बातें करता है, अच्छे शब्द बोलता है। तो उसी तरह के शब्द भी हम ऐसे होते हैं कि हम शब्द को गुनगुनाते हैं, उनको गुनगुनाने की इच्छा भी हमारी होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले भी होते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं हमें धोखा भी देते हैं। कुछ निरर्थक शब्द होते हैं, यानी उस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत शब्द होते हैं। देखो कई शब्द आपके घर में यदि मेहमान आ गए तो हम उनका सम्मान करते हैं, आइए आइए। ये शब्द क्या है? उनका सम्मान करने वाले, यानी सुसंस्कृत शब्द होते हैं। तो सात्विक शब्द होते हैं, सभ्य शब्द होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, ऐसा कहा जाता है। कई लोग बोलते हैं कुछ न करो, जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये जो वाक्य है इसमें निरर्थक है, अर्थ नहीं है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? कुछ तो करो, आपको मिल जाएगा, जरूर मिल। भाग्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, आपको मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण लेखक ने हमें बता दिया है। लेखक कहते हैं कि न्यूटन ने कहा है, न्यूटन ने क्या कहा है? किसी भी काम की सफलता के लिए, यानी आपको में परीक्षा में अच्छा अंक पाना है, अच्छा यश प्राप्त करना है, प्रथम क्रमांक लाना है, ये तो काम है आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी न्यूटन ने हमें बता दिया है किसी भी काम को सफलता के लिए 90% परिश्रम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। लेकिन कई लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठते हैं, आराम से भगवान का नाम लेते हैं, काम नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो न्यूटन ने कहा है कोई भी काम में सफलता पाने के लिए 90% परिश्रम होना चाहिए, 5% बुद्धि आपकी है जो काम करती है, दिमाग, ये 5% होनी चाहिए, और 5% संयोग की जरूरत है। संयोग यानी योगायोग। 90 और 5 95 हो गए, और 5 यानी 100 हो गए। यानी 100% जब हो जाएगा तब आपका काम पूरा हो जाएगा, आप सफल बन जाएंगे। यानी 90% परिश्रम, 5% बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, दिमाग का उपयोग करना चाहिए, और 5% सफलता। यदि संयोग होना चाहिए। यदि योगायोग नहीं है, संयोग नहीं है, तो आप पूरे सफल नहीं बन जाएंगे। सफल बनेंगे आप, क्योंकि 90% आपने प्रयास किया है, कोशिश की है, परिश्रम किए। परंतु याद रखिए किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती ही है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन या व्यवहार से निकाल कर बाहर रखना चाहिए। यानी निगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, आपको मालूम है पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? आपको सफलता बनाती है, और नेगेटिव आपको असफल बनाती है। तो हमेशा हमें जो सोच करनी है, जो विचार करनी है, पॉजिटिव विचार करनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं अरे हमारी कक्षा में एक ही लड़का है, उसे हमेशा 90% अंक मिलते, आपको क्यों नहीं मिलते? यदि आपने प्रयास किया, परिश्रम किया तो आपको भी मिलेगी। लेकिन आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच है, आपकी विचार है, ये निरर्थक है। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलेंगे 90%, मैं भी परिश्रम करूँगा, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पाठ में बता दिया है कि हमें जो निष्क्रिय बना देते ऐसे शब्दों को व्यवहार से हमें बाहर रखना चाहिए। आगे चलकर लेखक ने हमें बता दिया है कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में ही एक बन जाते हैं। देखो आप मनुष्य है, आप में मित्रता होती है। जब आप स्कूल में आए थे तब अकेले थे, आपकी भाषा, रहन सहन, खान पान, विचार अलग थे। लेकिन जब स्कूल में आ गए तो आपको बहुत सारे मित्र मिल गए। मित्र मिल गए तो उनकी भाषा, रहन सहन, खान पान, विचार अलग थे, लेकिन अब दोस्ती बन गए। यानी उनके विचार, उनके शब्द आपके शब्दों में मिल गए, आपके शब्द उनके शब्दों से मिल गए। यानी आपकी जिस तरह मैत्री हो गई उसी तरह उसके शब्दों से, यानी उनकी भाषा जो अलग है
तो आप भी थोड़ी थोड़ी सीख लेते, यानी आपकी शब्दों की, आपकी भाषा की और उनके शब्दों की, उनकी भाषा की मैत्री बन जाती है, मित्रता कर लेते हैं कई शब्द। जैसे आपके मित्रों से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। देखो आपके मित्र भी क्या ऐसे होते हैं कक्षा में। एक मित्र ऐसा है कि वो कक्षा में पूरे छात्रों के साथ उसकी दोस्ती होती है, और एक मित्र ऐसा होता है किसी के साथ उसकी मैत्री नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके सारे कक्षा के साथ मैत्री होती है वो सबके साथ घुल मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा है, विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषा में घुल मिल गए। देखो जिस तरह मनुष्य की मैत्री होती है उसी तरह शब्दों के भी मैत्री होते हैं। विशेषतर अंग्रेजी शब्द जिस राज्य में, जिस देश में जाता है वही का वही हो जाता है। हमारे भारत में कई अंग्रेजी शब्द, देखो आपके परिवार में नानी है, आप जितने पढ़े लिखे हैं उतनी पढ़ाई नाना नानी की नहीं हो गई है, लेकिन आज घर में बैठे बैठे नानी आपके साथ यदि बातें करने लगी तो बातें सहजता से नानी अंग्रेजी शब्द बोलती है। क्या शब्द बोलते हैं आपको मालूम है? अरे बेटा टीवी लगाओ, नानी बोलती है। तो टीवी क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो नानी कहती है फैन शुरू करो, फैन क्या है? अंग्रेजी शब्द है। गैस अंग्रेजी शब्द है। तो ये शब्द हमारे मराठी भाषा में घुल मिल गए हैं, मराठी भाषा से उनकी मैत्री हो गई है। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि शब्द अंग्रेजी है, लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं। अनपढ़ लोग भी इसका उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार यानी द्रविड़ परिवार तक सीमित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो तमिल भाषा है ये द्रविड़, उनकी जो जात है तमिल की भाषा बोलने वालों की, तो वो वहाँ तक ही सीमित। तमिल शब्द हम उपयोग नहीं कर सकते ज़्यादा, यानी हमारे भाषा में यह शब्द नहीं मिल जाते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। तो हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र बनाए रखते। हिंदी में कई शब्द है दूसरे भाषा में घुल मिल जाते, लेकिन कई शब्द ऐसे अपना स्वतंत्र नहीं छोड़ते, यानी दूसरे भाषा में मिल नहीं जाते। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हमें पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बन जाते हैं। अब एक शब्द कैसे है? तो हिंदी के बने हैं शब्द देखिए, हिंदी संस्कृत ऐसे शब्द कौन से? वर्षगांठ। वर्षगांठ संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी हम उसका उपयोग करते हैं। हिंदी का मूल शब्द है जन्मदिन, फिर भी हम वर्षगांठ कहते हैं। मांग पत्र ये भी संस्कृत शब्द है, तो हिंदी में मांग पत्र हम बोलते हैं। मांग पत्र इसका अर्थ क्या होता है? हमें किसी की मांग करनी है, तो यह मांग पत्र। और हिंदी अरबी शब्द या हिंदी फारसी शब्द थानेदार, हम इसे हिंदी में पुलिस स्टेशन कहते हैं। तो संस्कृत और फारसी शब्द भी है थानेदार। किताब घर, तो इसे हम पुस्तकालय कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में ग्रंथ लाइब्रेरी बुक कहा जाता है, तो ये किताब घर। तो अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं? रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी और फारसी शब्द कैसे होते हैं? अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द होते हैं। तो इन शब्दों से हिंदी की भाषा शब्द संसार समृद्ध हुआ है। तो ऐसे ये जो शब्द है हिंदी में आए हुए, फारसी हो, अरबी हो, संस्कृत हो, ये शब्द हिंदी में आए हैं, तो हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ यानी मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। जिस तरह माँ, माँ यानी जिसे हम आई मराठीमध्ये, तर माँ को छोड़कर बच्चा कहीं नहीं जा सकता, उसी तरह मातृभाषा को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर ये कई शब्द ऐसे दूसरी भाषा में नहीं जा सकते हैं, औरों के साथ नहीं जाना चाहते। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, जिस तरह बच्चे का स्वभाव, कई बच्चे बिंदास्त होते। बिंदास्त यानी क्या? अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में गए हैं तो वहाँ का जो सामान है उस सामान को हाथ लगाते, उठाते, यहाँ से इधर रखते, उधर रखते, देखते हैं, यानी बिंदास्त होते। दूसरों के साथ बातें करते वक्त बिंदास्त होते हैं। कई बच्चे अपने ही घर में बातें नहीं करते,
तो उसी तरह कई शब्द भी ऐसे होते हैं, बिंदास शब्द होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपनी जगह बना देते हैं, यानी वहाँ मिल जाते हैं दूसरी भाषा में। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों को आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। हमारी भाषा समृद्ध कब होगी? हमारी भाषा के कई शब्द दूसरी भाषा में जाकर वहाँ मिल जाए, तभी हमारी भाषा समृद्ध होगी, क्योंकि वे लोग इस शब्द का उपयोग करेंगे और उनके शब्द हमारी भाषा में आ जाएंगे और हम उसका उपयोग करेंगे, तो भी हमारी भाषा समृद्ध होती है। तो भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं? तो उसके लिए प्रतिशब्द हमारे पास नहीं होता, एक ही शब्द का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे शब्दों से भाषा की प्रगति होती है, विकास होता है। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, पारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, यानी जो कोई बाहर के भाषा के शब्द है तो हमारी भाषा में उसे आने देना चाहिए, उसका उपयोग हमें करना। जैसे कोई देखो जो शब्द है ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि शब्द है, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास दूसरा सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषा के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए रेल, रेल इस शब्द के लिए दूसरा शब्द हमारे पास है, प्रतिशब्द कौन सा है? हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रेन बोलते हैं, आगगाड़ी बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, लेकिन हमें रेल शब्द का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए कितने शब्द देखिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए सुंदर शब्द है। माँ के लिए माई है, अम्मा है, पिताजी के लिए बाबा है, अक्का ये माँ के लिए शब्द होता है, अन्ना ये पिता के लिए शब्द होता है, दादा, बापू आदि शब्द होते हैं, यानी पर्यायी शब्द। जब उन्हें छोड़, यानी ये सारे पर्यायी शब्द छोड़कर हम क्या बोलते हैं आज के ज़माने में? माँ को मम्मी, बाबा को डैडी कहते। यह कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है, यानी हमें ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमारी जो मातृभाषा है उसे हम अपमानित करते, तो हमें माँ को अम्मा ऐसा ही बोलना चाहिए, मम्मी नहीं बोलना चाहिए। बाबा को डैडी ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए, तो बाबा ही बोलना चाहिए, तभी हमारी भाषा का विकास हो जाएगा। देखिए आगे हमें लेखक ने क्या बता दिया है, हमारे सुख से उच्चारित, हमारे मुख से उच्चारित शब्द, लेखक ने हमें बता दिया है, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाती है। बोलना तो किसी को भी आता है, लेकिन बोलते वक्त हमारी जो भाषा है, मुख से निकलने वाले उच्चार है, उस उच्चार से हमारी गिनती, यानी हमारी जो परीक्षा होती है वो क्या होती है? तो हमारा चरित्र समझ जाता है, हमारी बुद्धि समझ जाती है और हमारे संस्कार यानी वाणी से समझ जाते हैं। जिस तरह हम शुद्ध बोलेंगे तो हमारी चरित्र अच्छा होगा, हमारी बुद्धि अच्छा होगी, हमारा संस्कार अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें शुद्ध बोलना चाहिए। शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए, कम से कम शब्दों में और अर्थपूर्ण बोलना और लिखना चाहिए। कई लोगों को आदत होती है सिर्फ बातें बोलते ही रहना, ये निष्क्रिय शब्द नहीं बोलना चाहिए। स्वीट बट शॉर्ट बट स्वीट ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में। आपको बोलना है तो थोड़े शब्द में अर्थपूर्ण आपको बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। तो कवि ने, लेखक ने हमें ये बता दिया है, कम से कम शब्दों में आपको अर्थपूर्ण बोलना है। और ये बोलने से क्या हो जाएगा? आपका चरित्र समझ जाएगा, आपकी बुद्धि की तारीफ हो जाएगी, आपके संस्कार का प्रदर्शन हो जाएगा। यह एक कला होती है, ऐसा बोलना क्या होता है? एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों से, वाचन से, परिश्रम से साध्य होती है। और यह कला किसको मिलती है? जो व्यक्ति हमेशा हर एक भाषा की पुस्तक को पढ़ाई करता है, वाचन करता है, लेखन करता है, ऐसे लोगों को पर्यायी शब्द और शुद्ध शब्द बोलने की आदत होती है। आपको यदि ऐसा व्यक्ति बनना है, महान व्यक्ति बनना है, तो आपको लेखन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। देखो आपकी मित्र है, आप छोटे गट से यानी शिशु गट से आज तक 7वीं 8वीं तक आप एक साथ अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं? दोस्ती आपकी बढ़ गई, लेकिन एक शब्द का, गलत शब्द का यदि आपने इस्तेमाल किया, उपयोग किया, तो आपकी दोस्ती में क्या होती है? दरार पड़ सकती है। अब
किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जाता है। देखो, भाषा शब्द कैसा होता है, किस व्यक्ति के साथ कैसा बोलना चाहिए, यानी आपके पास यदि छोटा बालक है तो उसके साथ आपको कैसा बोलना चाहिए, यह आपका संस्कार होना चाहिए, आपकी बुद्धि होनी चाहिए, तभी आप अच्छी बातें कर सकते हैं। आपके पास कोई आपसे उम्र से बड़ा व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे बातें करनी, यह आपको संस्कार की बात होती है। तो लेखक ने हमें यही बता दिया है कि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार द्वारा ही सीखा जाता है। तब आप अच्छी बातें कब कर सकते हैं, तो अनुभव होना चाहिए, यानी आपको लोगों के साथ छोटे से बूढ़ों तक, बुजुर्ग लोगों तक आपको हमेशा बातें करनी चाहिए, आपको हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, आपको हमेशा लेखन करना चाहिए। तो यह संस्कार यहाँ से सिखाया जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी कारण आपको अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छी श्रेणी प्राप्त करते हैं। परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं, देखो कई छात्र क्या करते हैं, 8-10 वाक्य में उत्तर लिखते हैं, लेकिन उनका जो लिखान है, उनके जो उत्तर की ढंग है, पद्धत है, सही उच्चारण से सही शुद्ध शब्द लिखते हैं। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा एक पेज, एक पन्ना भरकर उत्तर लिखते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे अंक नहीं मिलते, क्योंकि उसमें लिखावट में अशुद्धता है, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है। तो यह फर्क होता है दोनों में। जो कम से कम अपने जो विचार है अच्छे शब्दों में प्रकट करता है, कम से कम शब्दों में, अर्थमय शब्दों से जो वाक्य लिखता है, उसे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। व्यर्थ शब्द जो होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, उसका उपयोग यदि आपने उत्तर में किया तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक, बूढ़े लोगों तक एक विशिष्ट मर्यादा में शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। यदि आपको शब्द संपदा बढ़ानी है, अपनी बुद्धि की ताकत बढ़ानी है, शरीर की ताकत बढ़ाने से आप सफल नहीं हो सकते, बुद्धि की ताकत बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, साहित्य का वाचन करना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश भी जरूरत है। आपने देखा पर्यायवाची शब्द ये आपके पास होने चाहिए, तो आप ये पर्यायवाची शब्द कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए एक डिक्शनरी होती है, शब्दकोश। जिस तरह अंग्रेजी शब्दों का शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होते हैं, वैसी मराठी की, हिंदी की, सभी भाषा के शब्दों का शब्दकोश होता है, और इसकी पढ़ाई करना आपके लिए आवश्यक है, तभी शब्द संपदा बढ़ सकती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, डिक्शनरी से हर रोज एक पन्ने की पढ़ाई करनी है, तभी आपका शब्द भंडार बन जाता है, बढ़ जाता है, आपकी शब्द संपदा बढ़ती है, शब्दों की संपत्ति बढ़ती है, और आपकी शब्द की शक्ति भी बढ़ती है। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, आपको निश्चय करना है कि मेरा शब्द संग्रह बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, रोज़ नए नए हर एक भाषा के 5-10 शब्द लिखकर उसकी पढ़ाई करेंगे, उसका पठन करेंगे, उसका व्यवहार में उपयोग करेंगे, तो आपका शब्द भंडार बन जाएगा, यह शब्द भंडार बढ़ जाएगा। आपको यह निश्चय करना है, शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको घर में देखो, हिंदी वर्तमान पत्र की पढ़ाई करनी है, अंग्रेजी वर्तमान पत्र की पढ़ाई करनी है, मराठी वर्तमान पत्र की पढ़ाई करनी है। ऐसे यदि आप करेंगे तो आपके शब्द का भंडार बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। पढ़ना शुरू करो, तभी शब्द संपदा के तुम क्या बनोगे, मालिक बन जाओगे। यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो आगे चलकर लेखक ने यह पाठ बताते हुए हमें संदेश दिया है कि आपको शब्द संपदा बढ़ानी है। तो इसके लिए कुछ, इस पाठ के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न बताना चाहता हूँ, और आपको कुछ करना है। तो क्या करना है, इस पाठ का वाचन आपको करना है, प्रमुख मुद्दों पर अपने मित्र के साथ, अपने परिवारों वालों के साथ चर्चा करनी है। हिंदी में भारत के संविधान की उद्देशिका को सुनना है और दोहराना है। आपकी किताब में पहले पन्ने पर जो संविधान दिया है हिंदी में,
हिंदी में जो संविधान दिया है उसे आपको दोहराना है। हिंदीतर भाषा के शब्द यानी अन्य भाषा जो है हिंदी के साथ, ऐसे भाषा के खोज शब्दों की खोज करके उसका वर्गीकरण करके लिखना। इस पाठ में आए हुए कई शब्द है, हिंदी, पुर्तगाल भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, इसका कॉलम बना के अलग अलग शब्द उसमें लिखने हैं। ठीक है। टीवी, मोबाइल, नेट में उपयुक्त हिंदी अंग्रेजी शब्द की सूची आपको बनाना है। यानी टीवी, मोबाइल, नेट में उपयुक्त किए जाने वाले शब्द जो होते हैं हिंदी अंग्रेजी, इसकी भी आपको सूची बनानी है। व्यवहार में हमेशा हिंदी शब्द का उपयोग आपको करना है, यानी हिंदी में ज़्यादा बातें आपको करनी है अपने मित्रों के साथ। तो एक मैं आपको कृति देता हूँ, ये कृति आपको करनी है। कोई एक कहानी आपको पढ़नी है, यानी कोई कहानी सुननी है, तो यह कहानी आप मोबाइल पर पढ़नी है, मोबाइल पर सुननी, तो आप क्या करेंगे, उसकी क्रिया क्या होगी, यह कृति आपको लिखनी है। इस तरह यह पाठ है। और इस पाठ का वीडियो आपको ध्यान से फिर एक बार सुनना है, इसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। बच्चों, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करना है और बार बार इस वीडियो को आपको सुनना है। ठीक है। और इस पाठ के जो कोई स्वाध्याय है, पन्ना क्रमांक 37 और पन्ना क्रमांक 38 के पूरे स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। धन्यवाद।